क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नाटो से संबंधित प्रश्न आया हुआ था कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। हम आप लोगों को नाटो के बारे में पूरा डिटेल बता रहे हैं। नाटो की बात करें तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स में। और ये ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम की बात करें कितने देश सदस्य हैं तो वर्तमान समय में इसके 30 देश सदस्य थे। और स्थापना के समय कितने देश सदस्य थे, 12 देश सदस्य थे स्थापना के समय। और वर्तमान समय में इसके कितने देश सदस्य हो गए हैं, 30 देश सदस्य हो गए हैं। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। वर्तमान समय में कितने देश सदस्य हैं, 30 देश सदस्य हैं। और स्थापना के समय इसके 12 देश सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला फिर बता रहे हैं, अगला बता रहे हैं। देखिए ये सोवियत संघ से संबंधित प्रश्न है। सोवियत संघ की स्थापना जो किया गया था 1922 ईस्वी में किया गया था। और उस समय समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ की स्थापना किया गया था। सोवियत संघ का स्थापना गठन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। और ये इसकी स्थापना का जो प्रेरणा यानी शुरुआत हुई थी 1917 में, जब रूस की क्रांति चल रही थी, रूसी क्रांति। इसी रूसी क्रांति के समय में इसकी परंपरा, इसका नामकरण हुआ था और इसकी स्थापना का श्रेय स्टार्ट हो गया था। और अंततः जो है सोवियत संघ का स्थापना 1922 ईस्वी में समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप हुआ। स्थापना अगर पूछे स्टार्टिंग कब से हुआ था तो इसका जो शुरू हुआ था नामकरण 1917 में, रूस की जो क्रांति हुई थी उसी समय से स्टार्ट हो गया था कि स्थापना होगा। और अंततः सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ, 1922 ईस्वी में। किसके फलस्वरूप हुआ, समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ का स्थापना हुआ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद महाशक्तिशाली के रूप में कौन सा देश उभर कर आया, तो ध्यान रखिएगा रूस। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 ईस्वी में, उसके बाद कौन सा देश महाशक्तिशाली रूप में उभर कर विश्व में सामने आया, तो वो कौन सा देश है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था यूनिसेफ से संबंधित, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। अच्छा यूनिसेफ के पहले में, यूनिसेफ के बारे में ये पहले जान लीजिए है क्या। तो यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों के लिए कार्य करती है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी बच्चे अनाथ हो गए थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जिनके माता पिता का निधन हो गया था, वैसे बच्चों को ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी, यूनिसेफ की जिम्मेदारी था कि उनको लालन पालन करके उसको आगे बढ़ाना। इस तभी से लेके आज तक यूनिसेफ किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहां पर है, यूएसए के अंदर। ध्यान रखिएगा अमेरिका का एक बड़ा शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। और इसमें कितने देश सदस्य हैं, 190 देश सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है, ये बच्चों के लिए कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ये किसके लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए कार्य करती है। और इसी के मिलता जुलता एक है यूनेस्को, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ये यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में। जबकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ब्रेडन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। और ये ब्रेडन वुड सम्मेलन हुआ कहां पर था, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। कहां पर हुआ था, वाशिंगटन डीसी में। ब्रेडन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, कहां पर, वाशिंगटन डीसी में। और इसी ब्रेडन वुड सम्मेलन के तहत विश्व में 2 बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक कौन सी संस्था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसी को IMF के नाम से जानते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरी संस्था थी विश्व बैंक। दूसरी संस्था का क्या नाम था, विश्व बैंक। इस दोनों संस्था की स्थापना हुआ है किस सम्मेलन के तहत, ब्रेडन वुड सम्मेलन के तहत। और कब हुआ है,
1944 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां पर हुआ है? वाशिंगटन डीसी में। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन में। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक यानी कि WB, इस दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इस दोनों संस्था को जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। कौन सी दो अंतरराष्ट्रीय संस्था को जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इस दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। और ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या है? नगर कोझिकोड। नगर कोझिकोड देश को कहा जाता है। कोझिकोड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कालीकट, कालीकट, इसी कालीकट को क्या कहा जाता है? कोझिकोड। ये कालीकट है कहां पर? ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर। इसी कालीकट में 17 मई 1498 ईस्वी को 1498 ईस्वी को कौन आए थे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ध्यान रखिएगा, यहीं पर कौन आए थे? वास्को डिगामा। और ये जो वास्को डिगामा आए थे, किस देश से आए थे? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल से आए थे। वास्को डिगामा कहां से आए थे? पुर्तगाल। अगर देश का नाम पूछे तो पुर्तगाल, और अगर महादेश का नाम पूछे तो यूरोप। यूरोप। क्वेश्चन आपको पूछा जाए, बताइए भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो आंसर क्या करेंगे? वास्को डिगामा। कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहां पर आए थे? इसी कोझिकोड में आए थे। और इस कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना जाता था? कालीकट। और ये कालीकट कहां पर है? केरल में है। ध्यान रखिएगा। और पुर्तगाली यात्री का क्या नाम था? वास्को डिगामा। ये पुर्तगाली यात्री किस महादेश के अंदर से आए थे? यूरोप से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जानिए, राष्ट्रीय गीत, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? वो वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसको किस उपन्यास से लिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है राष्ट्रीय गीत को। आनंद मठ के लेखक कौन? तो ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है। तो इस तरह से वंदे मातरम के भी लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन और अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ था 1896 में कोलकाता में। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। और इसी कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो राष्ट्रीय गीत होगा वो क्या होगा? वंदे मातरम। और वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है ये भी ध्यान रखिएगा। कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड इसको गाने में समय लगता है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस तरह से वंदे मातरम के भी लेखक हो गए बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार वंदे मातरम को गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1896 में। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा, ये कब संविधान सभा ने अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल। भारत के प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं।
इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। उसी तरह आगे देख लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल उसको शांति वन के नाम से जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? किसान घाट। आगे है राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल उसको वीर भूमि के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसको महाप्रयाग घाट के नाम से जानते हैं। महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महाप्रयाग घाट। उसी तरह आगे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? सदैव अटल। आगे आगे और भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में स्वराज, पूर्ण स्वराज, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे JL नेहरू ने झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों को स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर जितने भी कांग्रेसी थे उन सभी कांग्रेसियों ने क्या किया था? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। 1929 ईस्वी की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे झंडा फहरा के जितने भी कांग्रेसी थे सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित पूछा गया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में, यानी बनारस के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में। रानी लक्ष्मीबाई का ही अन्य नाम है मनु या मणिकर्णिका या छबीली। ध्यान रखिएगा, मनु, मणिकर्णिका या छबीली, ये किसका अन्य नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम है। रानी लक्ष्मीबाई का जो शादी हुआ था 14 वर्ष की आयु में झांसी के राजकुमार से इनका शादी हुआ था। 14 वर्ष की आयु में ही रानी लक्ष्मीबाई का शादी हुआ था झांसी के राजकुमार से। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति में, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। उसके बाद 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी हुरोज के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। यानी कि 1858 ईस्वी में हुरोज का एक युद्ध लड़ा जा रहा था और इसी हुरोज के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का वीर गति को प्राप्त थी। किस युद्ध में? तो ध्यान रखिएगा, हुरोज के युद्ध में। उसके बाद इनका किला बनवाया गया कहां पर? ग्वालियर के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है वो कहां पर है? ग्वालियर। और ये ग्वालियर किस राज्य के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर है। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश। इसी ग्वालियर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का किला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल के अंदर है।
माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर ऊंचाई है। कभी कभी किसी किसी बुक में आपको 8,850 मीटर भी देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल के अंदर। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट किस देश के अंदर है? नेपाल में। ऊंचाई 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला कोयला का कारखाना कहाँ खोला गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला कोयला का जो कारखाना खोला गया वो रानीगंज में। और ये रानीगंज कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। भारत में पहला कोयला का कारखाना कहाँ खोला गया? रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोला गया। अच्छा, अगर कोयला की बात करें, भारत में कोयला सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो झरिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है? झरिया। और ये झरिया कहाँ पर है? धनबाद में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? धनबाद। और इस धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। कोयला नगरी, कोयला नगरी के नाम से किसको जानते हैं? धनबाद को। कोयला नगरी के नाम से किसको जानते हैं? धनबाद को। और इसी धनबाद के अंदर एक जगह है जिसका नाम है झरिया, और इसी झरिया में सबसे अधिक कोयला मिलता है भारत के अंदर। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में? अगर राज्य की बात करें तो झारखंड। याद रखिएगा, कहां पर? झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला कहां पर पाया जाता है? किस राज्य के अंदर? तो अंदर याद रखिएगा, झारखंड। झारखंड में भी कहां पर? किस राज्य के अंदर? धनबाद। और धनबाद में एक जगह है जिसका नाम है झरिया। इसी झरिया में सबसे अधिक कोयला भारत में मिलता है, इसीलिए धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न में जो आपको पूछा गया था, भारत में पहला कोयला का कारखाना कहाँ खोला गया? तो भारत में पहली बार कोयला का कारखाना खोला गया रानीगंज में। ये रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर हम लोग कोयला की बात करें, काला हीरा के नाम से भी जानते हैं, यानी काला सोना के नाम से जानते हैं कोयला को। काला सोना के नाम से किसको जानते हैं? कोयला। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, कोयला होते हैं 4 प्रकार के। सबसे श्रेष्ठ प्रकार का जो है वो एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया प्रकार का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। उसके बाद है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, बिटुमिनस। उसके बाद तीसरे स्थान पे आता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। और सबसे निम्न प्रकार का जो कोयला है वो पीट कोयला। कौन सा है? पीट कोयला। इस तरह से कोयला के कितने प्रकार हैं? कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड के अंदर। झारखंड में भी कहाँ? धनबाद के अंदर। धनबाद में कहाँ? झरिया के अंदर। इसलिए धनबाद को कहा जाता है कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत में पहला कोयला का कारखाना कहाँ खोला गया? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोला गया। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।